तो इसमें जो फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड का है ए, थर्ड का है सी, फोर्थ का है, फोर्थ सब्जेक्टिव, फिफ्थ सब्जेक्टिव, वो सारे सब्जेक्टिव फिर नीचे के। ठीक है, तो इसमें डाउट, फर्स्ट में डाउट है? यस सर। क्या हो गया पहले में बताओ। सर वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक, सर वो इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स फाइंड करने हैं, लेकिन वो कैसे करने हैं वो नहीं समझ रहा। कैसे करने हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक 3 है, यस सर। इसका मतलब उस लॉग की वैल्यू किसके बीच में वैरी करने वाली है? 100 मतलब 100 से। फंडा ही समझ में नहीं आया कि कौन से नंबर्स का GIF ये आता है, क्या कहते हैं, 3 आता है। चलो देख लो यहाँ पे, ये log 1000 बेस 10 कितना होता है? बी। 3। एंड log 10,000 बेस 10 कितना होता है? चार्ट बना के दिया हुआ है, 4 4 होता है। तो इसके बीच में जो भी नंबर आएगा उस log की वैल्यू क्या रहेगी? पॉइंट 3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट समथिंग। उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? 3। आएगा। तो वो नंबर यस किसके सर। बीच में वैरी करना चाहिए? 1000 क्लोज टू 10,000 ओपन, क्योंकि एग्जैक्ट 4 नहीं यस सर। चलेगा, हमें 3 पॉइंट समथिंग ही होना चाहिए। तो इसके बीच में देख लो कितने इंटीजर्स आते हैं। तो 90,000, ये 90,000 यस पे सर। 9,000, 9000। बस। ओके यस सर। सेकेंड, थर्ड। अब थर्ड में ये बताओ मल्हार, तुम जिनकी पावर, जैसे ये 6 की पावर 12 है, 6 की पावर -12 एंड 6 की पावर -50, तो क्या यहाँ से हमें जो नंबर मिलेगा उसमें तो सारी चीजें डेसिमल में ही होगी ना? बताओ। यस सर। और यहाँ से भी जो नंबर मिलेगा उसमें सारी चीजें डेसिमल में होगी। यस तो सर। इन दोनों का डिफरेंस बताओ कैसा आएगा। पहले तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, ये बताओ दोनों का डिफरेंस। नेगेटिव आएगा सर। अच्छा, तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो, निगेटिव आएगा। पॉजिटिव। अब दो ही तो चीजें बचती है, पॉजिटिव या तो निगेटिव। निगेटिव पे डांट दे तो पॉजिटिव बोल देंगे। क्यों आएगा पॉजिटिव बताओ। सर क्योंकि वो ऊपर जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी ना। अरे सीधा देख लो ना, डिनोमिनेटर दोनों में से किसका बड़ा है? सेकेंड वाले का डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब ये वैल्यू छोटी है। ठीक है, तो ये आएगा पॉजिटिव, मतलब ये जो वैल्यू रहेगी 0.0 बहुत छोटी रहेगी, लेकिन पॉजिटिव में रहेगी, इतना तो पता चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं, हमें तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने थे, वो तो हमें सिर्फ इससे मिलने वाला है कि नहीं? यस इसका सर। तो कोई रोल नहीं आएगा नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने में, क्योंकि ये तो चीज आएगी डेसिमल में और बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आगे, बहुत छोटी, 000 आगे पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, उसका हमें लेना देना नहीं है। हमें तो बस क्या देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स तो वो इससे मिलेंगे, तो इसका लॉग निकाल लो 6 की पावर 12 का। ठीक है। यस सर। फोर्थ, फिफ्थ का सेकेंड, सर फिफ्थ फिफ्थ के का 4। सेकेंड में अभी बताओ उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? कैरेक्टरिस्टिक -3। -4 ना, वही तुम लोग भी ऐसी गलतियां करोगे तो कहाँ से आंसर आएंगे। मैंने क्या बोला था, दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बोला था। अगर मैं यहाँ पे लिखता 3 बार पॉइंट समथिंग तो वो -3 उसका कैरेक्टरिस्टिक रहता, लेकिन यहाँ पे 3 बार थोड़ी है, वहां पे -3 पॉइंट समथिंग है ना, है कि नहीं?
ये माइनस Yes, sir. 3.7913। अब उसका कैरेक्टरिस्टिक इसका जब निकालेंगे तो -4 आएगा। एंड मेंटिसा देख लो, -4 में इसको ये कर देंगे तो ये इसका आ जाएगा 7, फिर 8, 0, 4। तो ये आने वाला है 1 मिनट 2। ठीक है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और फिर उसके बाद अब निकाल लो। कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा मिल गया है तो मेंटिसा की हेल्प से पहले वो नंबर निकाल लेंगे जो भी आता है, और उसमें कैरेक्टरिस्टिक उसका -3 है तो डेसिमल के बाद 3 जीरोस आने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली डेसिमल का ये देंगे, पोजीशन डिसाइड करेंगे। ठीक है, सिक्स। सर हाँ सर वो 5th का 4th। हाँ, 5th के 4th में क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक? यस सर, उसकी -1 है क्या -1 है? सर, ये 0 है। 0 है ना, वो लॉग की वैल्यू है, ध्यान रखना। वो लॉग की वैल्यू, उसमें डायरेक्टली हमें कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा ढूंढना है, उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट है उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट। 6, 7, 8। यस सर। सर ये हाँ, 8 8 में चलो हिंट बता देता हूँ कैसे करना है। पहले तो तुम क्या करो, अभी तो सिंप्लीफाई करके लिखना, मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो लेकिन वो थोड़ा गंदा हो जाएगा, तो लॉग टेबल की हेल्प से मैंने बताया था ये नंबर n है या वॉल्यूम v है, चलो वॉल्यूम v है। कितना आएगा ये 58.73 इंटू 2.631 इंटू 0.3798। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे v का लॉग ले लेंगे बेस 10 के साथ। तो ये देखो, ये लॉग के अंदर में ये क्वांटिटी आएगी तो इसको हम 3 लॉग के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। लॉग के अंदर में ये तीनों प्रोडक्ट में थे तो फिर इन तीनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लेना। निकाल लोगे? यस ठीक है, फिर उसके बाद ये log v बेस 10 इज इक्वल टू समथिंग लैम्डा आएगा, निकाल लो वैल्यू। अब लॉग टेबल देखना आ गया तो वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, फिर तीनों को ऐड कर देना तो वो लैम्डा आएगा। तो v इज इक्वल टू 10 की पावर लैम्डा, मतलब एक तरीके से हमें इस लैम्डा का क्या निकालना है, एंटी लॉग। Anti-lock. तो वो हमें अगेन क्या दे देगा, v दे देगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, कर लोगे? यस सर। चलो ठीक है, फिर उसके बाद 9th में भी सेम वही है, पहले उसका लॉग लो, सेम वही है, पहले लॉग वो क्वांटिटी मान लो है n है इज इक्वल टू 23.17 की पावर में 1/5.76। तो यहाँ पे log n बेस 10, तो ये 1/5.76 तो डिवीजन में आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा नीचे, और अंदर में बचा रहेगा log 23.17 बेस 10। तो इस log की वैल्यू निकाल लो, फिर उसको इससे डिवाइड कर दो तो वहां से ये मिल जाएगा। और n इज इक्वल टू क्या, मान लो ये लैम्डा आ रहा है तो n इज इक्वल टू 10 की पावर लैम्डा, मीन्स इस लैम्डा का हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एंटी लॉग, वो हमें दे देगा n। ठीक है सर हाँ सर हम जैसे वो पहले क्वेश्चन किए थे सर, वो फाइंड लॉगरिदम ऑफ द वैल्यूज, जैसे वो 4th में है सर, फर्स्ट 0.128, उसके लिए हमने डायरेक्ट लॉग 0.128 बेस 10 ऐसा कंसीडर किया था। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमने n इज इक्वल टू वैसा कंसीडर किया और फिर लॉग लगाया उसमें, ऐसा क्यों किया? क्या 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 बोला तुमने अभी?
बोल। सर हाँ सर जो जैसे वो फोर्थ क्वेश्चन है सर, उसमें हमने वैसे क्वेश्चन सॉल्व किए। उसमें फर्स्ट है जैसा 0.128, तो हम डायरेक्टली करते थे लॉग 0.128 बेस 10। ये अगर तो तुम्हारा कंफ्यूजन है तो ये लो, हटा देता हूँ मैं इसको, नहीं लेना मुझे एन के इक्वल, मैंने ले लिया डायरेक्टली यहाँ पे लॉग। ठीक है, अब हो गया कंफ्यूजन दूर। यस सर। मैं तो वो समझने के लिए ले रहा था एन इज इक्वल टू वो नंबर। सर फिर वो उसका भी लॉग करना पड़ेगा ना, लेकिन हम पहले तो नहीं करते थे ऐसा। अरे मैं दोनों तरफ सेम चीजें कर रहा हूँ ना, इसको एन ले लिया, मैं दोनों तरफ लॉग लगा रहा हूँ, इधर लॉग लग ही रहा है ना, इसी की तो वैल्यू हम लॉग टेबल की हेल्प से निकाल रहे हैं। इधर भी ले लो, फोर्थ में मान लो तुम्हें उसको ए लेना है तो ले लो ए, लो यस सर। लॉग ले लो दोनों तरफ, निकालने तो यही वैल्यू है ना लॉग टेबल से। यस सर। यस ये सर, थैंक यू सर। ऐसे पॉइंट में कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये। हाँ अप्रोक्स वैल्यूज कुछ पॉइंट से चेंज हुआ तो हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हो और तुम कंफ्यूज किस में हो रहे हो, वहां पे एन के इक्वल नहीं लिया, वही सेम ही कर रहे हैं, लॉग ही तो लेना है यहाँ पे, वो समझ में आ जाए कि फाइनली हमें एन ही चाहिए था तो किस तरीके से वो आता है। पहले लॉग लेना होता है उसका, देन उसका एंटी लॉग लेना होता है जो भी वैल्यू आती है, तो वहां से हमें एन मिल जाता है अगेन, वो यस समझ में आ जाए इसलिए मैं लिख रहा था। यस सर। 10 ध्यान रखना जब भी ऐसे क्या तुम्हारे उसमें आएंगे, क्या कहते हैं प्रैक्टिकल जो तुम करोगे, उसमें बोला जाएगा कि हाँ इसकी वैल्यू निकालो तुम लॉग टेबल का यूज करके, तो क्लियर है, अब निकाल लोगे वैल्यूज लॉग टेबल का यूज करके। यस सर। Yes, sir. क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फर्स्ट डिफाइन पहले क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड। Characteristic ढूंढने. अरे वो नहीं रहे, पहले हम निकालेंगे लॉग उस नंबर का, मतलब नंबर एन रहता है ना वो गिवन रहता है हमें, तो पहले हम उसका लेंगे लॉग, मतलब उसमें दो तीन चीजों का प्रोडक्ट रहेगा या किसी की पावर में कुछ आ रहा होगा, तो हम पहले उसका लॉग निकालेंगे, देन जो वैल्यू आएगी उसका क्या निकालेंगे, एंटी एंटी लॉग, तो हमें वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया हर्षिता, लॉग ऑफ, ठीक है देख लो, लॉग ऑफ 0.3798, कौन बताएगा इसका लॉग कैसे निकालेंगे, कोई भी बताओ। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे इसमें, कैरेक्टरिस्टिक। कितना है, -1 -1, -1 आएगा. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक -1। अब उसके बाद इसका मेंटिसा तो 3798, तो इसमें क्या है 37 वाली रो देखेंगे, उसमें 9th नंबर के जो कॉलम है जिसके ऊपर 9 लिखा हुआ है उसमें कौन सा नंबर आता है, एंड फिर जो छोटे छोटे कॉलम है उसमें देखेंगे 8 नंबर कहाँ पे आता है, तो वहां से जो दो वैल्यूज आती है उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो वो रहेगा हमारा मेंटिसा, उसके बाद सामने डेसिमल लगा देंगे 0 पॉइंट वो, ठीक है, तो इस तरीके से लॉग की वैल्यू। क्लियर है हर्षिता, 5786 + 9. हाँ जो भी आएगा सर बट कैलकुलेटर पे -0.42044 आता है। हाँ तो क्या हो गया, ऐड कर दो ना फिर इसको, मेंटिसा निकला, ये कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों को ऐड कर दो, वही इस लॉग की वैल्यू रहेगी। ओके सर। हाँ, वरना तुम्हें अगर लिखना है तो तुम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 बार डॉट
जो भी मेंटिसा आ रहा होगा वो भी एक रिप्रेजेंटेशन है, या तो तुम दोनों को डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो, वही इस लॉग की वैल्यू, क्योंकि कोई भी नंबर होता है, जैसे मान लो एक नंबर आएगा, लॉग की वैल्यू आएगी, उसको हम उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस लॉग की वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट कहलाता है उसका कैरेक्टरिस्टिक, एंड फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है मेंटिसा। तो इस लॉग की वैल्यू इन दोनों का सम होती है। कैलकुलेटर का यूज मत करो, लॉग टेबल अब बता दिया है तो उसी के हेल्प से करना इसको, ठीक है। एग्जाम में Yes, कैलकुलेटर sir. अलाउड नहीं रहते, ना तो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में ना इधर। हाँ बोलो। सर हाँ सर हम जब एंटीलॉग फाइंड करते हैं तो सर वो लास्ट वैल्यू जब आती है सर हमारी, तो सर उसमें वो पॉइंट कैसे रहते हैं, उसमें कंफ्यूजन हो रही है सर। वो रिकॉर्डेड है डला हुआ, उसमें देख लेना, हो चुका है, हम सीक्वेंस सीरीज में आगे बढ़ चुके हैं। तुम देखते नहीं हो क्या, ये रिकॉर्डेड इसलिए तो डाले जाते हैं, या तो सर मैं तुम सुनते नहीं हो क्लास में ढंग से, ये तुम्हारा बहुत बार हो चुका है। सर मैंने उसमें देखा, लेकिन वो फिर उसमें नहीं समझा सर रिकॉर्डिंग में, क्योंकि वो नहीं था सर। क्या नहीं समझा उसमें, बताओ क्या नहीं समझा तुम्हें, बोलो। सर वो एंटीलॉग लेते हैं ना सर हम, एंटी फिर लॉग जो लेना लास्ट। आता है क्या, पहले ये बताओ यस सर। कैसे लेते हैं। सर जो नंबर दिया होगा तो फिर इसका उसमें एंटी लॉग बताओ जल्दी से मेरे को, बताओ जल्दी। इसका कैरेक्टरिस्टिक मान लो आ रहा है -4 आ रहा है, ठीक है, और यस सर। ये वो नंबर है, एंटी लॉग बताओ। ओके। और ये तो पता होगा ना, मेंटिसा का हमेशा एंटी लॉग लिया जाता है, यस सर। तो जल्दी से बताओ। क्या आ रहा है। सर वो 0.1328 क्या 0.1328। तुमने कैसे डिसाइड कर लिया 0 पॉइंट, मतलब तुम्हें एंटी लॉग निकालना नहीं आता है, सिंपल सी बात है, इससे पता चल रही है। तुमने क्यों डिसाइड कर लिया पॉइंट, मैंने ये बताया था क्या एंटी लॉग निकालते वक्त। नो सर। फिर क्या आता है एंटी लॉग। अब मेरे ख्याल से जो एंटी लॉग मैंने रीड करना बताया था उसमें नहीं समझ में आने लायक ऐसी कोई चीज नहीं थी, या कोई है जिसको नहीं समझ में आया था, क्योंकि बस देखना ही है। और ये जब भी मैंने वो 2 चार्ट जब बताए थे ना, दोनों तरीके से बुलवाया था, जब नंबर ऑफ डिजिट्स n होते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आता है, बताओ सभी लोग। n minus 1. -1 आता है, n जब minus 1. कैरेक्टरिस्टिक n+1 होता है तो नंबर ऑफ डिजिट्स n एन। यही तो है ना, यही तो गड़बड़ है। n plus 2. n plus 2. n plus 2. तुम लोगों को इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हो। n+2 आएगा वहां पे। वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक अगर -n है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे डेसिमल के बाद, n minus 1. n minus 1. -1।
एंड नंबर ऑफ जीरोस अगर रहेंगे n, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? n minus minus n minus 1. minus माइनस n n minus माइनस 1. 1। ठीक है, पहले तो अब इसका एंटीलॉग देख लो। वही एक ही चीज बार बार तुम पढ़वा लेते हो, देखना भी नहीं आता है तुम लोगों को लॉग टेबल में। 4-5 चीजें क्वेश्चन किए थे ना हमने, 4-5। yes sir. Yes, sir. बस सर बस बोलते हो। इसमें तो दिमाग भी नहीं लगाना था ज्यादा, सिर्फ देखना था। वो भी नहीं आ रहा है, तो दिमाग लगाने वाली चीजें आएगी तो क्या करोगे फिर तुम लोग? ये देख लो यहाँ पे एंटीलॉग कैसे लिया जाता है, सुनो। ये 0.12 एंटीलॉग वाला टेबल देखना होता है, ठीक है? लॉग टेबल नहीं देखना होता है इसके लिए। एंटीलॉग वाला टेबल दूसरे इसमें दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है बड़े बड़े इसमें, एंटी लॉगरिथम टेबल। तो उसमें 0.12 का एंटीलॉग, मतलब 0.12 वाली रो देखेंगे सबसे पहले। तो 0.12 वाली रो दिख रही है, उसमें फिर जिसके ऊपर 3 लिखा हुआ है वो वाला कॉलम, उसमें नंबर दिख रहा है 1327। फिर उसके बाद छोटे इसमें देखेंगे जिसके ऊपर 4 लिखा हुआ है, वहां से नंबर मिलता है हमें 1। तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 31328। ठीक है, 1328 आ जाती है। अब कैरेक्टरिस्टिक का रोल आता है यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक -4 है, तो ये बताओ डेसिमल के बाद कितने जीरोस रहेंगे? 3. 3 0 3, sir. 3 जीरोस रहेंगे। तो डेसिमल कहाँ पे देंगे? 3 जीरो देके यहाँ पे, तो ये उस लॉग की वैल्यू रहे, मतलब इसके एंटी लॉग की वैल्यू आएगी। क्लियर है? yes sir. क्या क्लियर है बताओ, फिर से एक्सप्लेन करो ये सारे पॉइंट्स। yes sir. हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक दिए थी, तो फिर हमने जो मेंटिसा दी थी उससे हमें एंटी लॉग फाइंड करना है, इसलिए 0.1234 है वहाँ। तो 0.12 है, जो एंटी लॉग रिदम टेबल में 0.12 की रो है वो कंसिडर करनी है। फिर हाँ 0.12 की रो में बाद में जो थर्ड कॉलम है उसमें जो नंबर था 1327 वो लिया। फिर बाद में वो सब कॉलम थे उसमें जो फोर्थ फोर्थ कॉलम है उसमें का जो नंबर था सर वो कंसिडर किया और वो दोनों ऐड कर दिए। फिर जो आंसर आया था 1328। फिर जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो -4 थी, मतलब वो नंबर ऑफ जीरो थे 3। फिर नंबर ऑफ जीरो 3 आने चाहिए थे, इसलिए 0.000132। हाँ ठीक है। अब पूछोगे आइंदा से ये? नो सर। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं इस पे एक्सरसाइज 2 FOM1 की। नहीं, वो मेंटिसा था आर्या, वो मेंटिसा लिखा था मैंने, वो नंबर 0.1234 नहीं था। ठीक, वो मेंटिसा था। कैरेक्टरिस्टिक मैंने ऑलरेडी लिख लिया था, -4 ऊपर में, और मेंटिसा। हाँ, अगर मैं ये वाला नंबर लिखता, इसका एंटीलॉग बताओ, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक होता 0 एंड मेंटिसा हो जाता ये वाला 0.1234। लेकिन मैंने कैरेक्टरिस्टिक मतलब गिवन था, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा भी गिवन था। ठीक है, तो ये वाली स्टेप बच गई थी नंबर से निकालना। फिर FOM1 एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2, तो उसमें कितने क्वेश्चंस डिस्कस हुए थे बताओ? सर 10 हो गए थे. 10 तक। 10 तक हो गए थे।
फिर उसके बाद 11th, ठीक है, सुन लो 11 के पीछे का कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे आएगा बहुत बार वो, ठीक है। तो यहाँ पे है x इंटू अल्फा माइनस एक्स लेस देन y इंटू अल्फा माइनस वाई फॉर ऑल x एंड y, ठीक है, फॉर ऑल x एंड y मीन्स x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू r, नहीं एक मिनट, x बिलोंग्स टू r नहीं है, वो x एंड y देखो कैसे है, फॉर ऑल x एंड y जिसमें x पॉजिटिव है लेकिन y से छोटा है, ये 1 से छोटा है, ठीक है। इसमें जो x एंड y आ रहे हैं उन सब के लिए ये हमें होल्ड करवाना है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक तरफ लेके आ जाते हैं इसको, ये x अल्फा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई अल्फा प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन 0। तो ये अल्फा वाले को एक साथ लेंगे तो इसमें x माइनस वाई इंटू अल्फा, ठीक है। फिर उसके बाद वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर को एक साथ लेंगे तो वहां से उसके फैक्टर्स y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स लेस देन 0। तो इस पूरे में से कॉमन ले लेंगे y माइनस एक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे बचा रहेगा x प्लस वाई माइनस अल्फा लेस देन 0। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब उसके बाद ये बताओ y माइनस एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इधर देखो पॉजिटिव। y इज ग्रेटर देन x, देयरफॉर y माइनस एक्स एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो ये तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, इससे जब डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे बचता है x प्लस वाई माइनस अल्फा लेस देन 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा अल्फा ग्रेटर देन x प्लस वाई, और ये क्या होना चाहिए, ये इनइक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए सारे x एंड y के लिए जो 0 एंड 1 के बीच में आते हैं उसके लिए, ठीक है। ये इनइक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर हमने अल्फा को इसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा ले लिया, इसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा ले लिया, तो तुम बताओ कि हम x एंड y की अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी क्या, वैलिड रहेगी क्या? जैसे मान लो x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है ना, अल्फा को हमने 3 ले लिया, तो ये ट्रू रहेगा हमेशा, चाहे हम कोई भी x एंड y पुट करें, है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में जब भी बोला जाता है कि सारे x एंड y जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके लिए ये इनइक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए, उसके लिए इनइक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अगर ये अल्फा ग्रेटर देन ये आ रहा है x प्लस वाई, तो हमें अल्फा को इसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लेना है, एंड अगर मान लो अल्फा इससे छोटा आ रहा होता तो क्या करते बताओ, बोलो? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू से छोटा लेते हैं। अब तुम कोई भी x एंड y पुट करो, जो क्वेश्चन में गिवन है कोई भी x एंड y पुट करो, वो इनइक्वलिटी हमेशा वैलिड रहेगी अगर हमने अल्फा को उसके मिनिमम वैल्यू से छोटा ले लिया तो, एंड लेकिन अल्फा अगर उसके इससे बड़ा है, सम से बड़ा है, तो यहाँ पे हमें अल्फा को उसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लेना पड़ेगा। तो कोई भी x एंड y तुम यहाँ पे पुट करो इनइक्वलिटी होल्ड करेगी, ठीक है। तो तुम बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आने वाली है, बोलो? x प्लस वाई की 2 से कम रहेगी। थोड़ी सी कम रहेगी, थोड़ी सी ही, है ना? यस सर। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये इक्वलिटी लगा के लिखता हूँ मैं 2 को, तो चल जाएगा? यस यस सर। ठीक है नहीं? तो इसमें अब तुम कोई भी x एंड y पुट करो,
जो इसके बीच में आ रहा है, कोई भी पुट करो, ये इनइक्वलिटी हमेशा क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। तो ध्यान रखना, जब भी अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे आएंगे आगे 12th में, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री में भी। जैसे कि मान लो क्वेश्चन यही ले लेते हैं, अल्फा इज ग्रेटर देन साइन एक्स फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। सारे एक्स के लिए, जैसे ये फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर मीन्स क्या होता है, सारे एक्स के लिए, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब यहाँ पे एक्स रियल है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो, एंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब सारे एक्स के लिए। वैसे हम वो क्वाड्रेटिक में देख चुके हैं अर्ली बैच, है कि नहीं? यस सर। सारे एक्स के लिए क्वाड्रे वो इनइक्वलिटी पॉजिटिव, तो वो दो ग्राफ देख चुके हैं हम डिफरेंस। लेकिन नए बच्चों के लिए ये है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, सिर्फ इतना लिखा हुआ है इसका मतलब एक्स रियल है, और ये अगर लिखा हुआ है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब सारे एक्स के लिए, सारे एक्स के लिए ये होल्ड करना चाहिए। तो तुम बताओ यहाँ पे अल्फा को हमें क्या लेना पड़ेगा? 1 1 से बड़ा, क्लियर? 1 से बड़ा तुम कोई भी अल्फा ले लो, 1 या 1 से बड़ा, ये इनइक्वलिटी हमेशा होल्ड करेगी, तुम कोई भी एक्स पुट करोगे तब भी, ठीक है? यस सर। हाँ। लेकिन अगर कोई बोल रहा होगा कि सर हम अगर x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो साइन अल्फा तो साइन x तो 0 आ जाएगा, है ना, एंड तो अल्फा की वैल्यू हम 1/2 ले लेंगे, तब भी तो वैलिड हो रहा ही है। लेकिन हमें सिर्फ एक x के लिए नहीं दिखाना है, हमें तो सारे x के लिए ये आइडेंटिटी ट्रू करवानी है ना, वैलिड करवानी है। तो हमें अल्फा को उसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा लेना पड़ेगा। अब तुम कोई भी x पुट करो जो तुम्हारे मन में आ रहा है, ये इनइक्वलिटी हमेशा वैलिड रहेगी, सेटिस्फाइड रहेगी, ठीक है? क्लियर है ये कंसेप्ट? यस सर। एंड अगर मैं ऐसा लिखता हूं, अल्फा लेस देन और इक्वल टू cos x फॉर x बिलोंग्स टू r, तो अल्फा को क्या लेना पड़ेगा? -1 लेस देन और इक्वल टू -1, क्लियर? यस सर। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए ये भी लिख सकते हो तुम लोग, ये अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, तो अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस 1, यहाँ पे ये, हाँ बोलो कौशल। सर यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर अगर कोई रेस्ट्रिक्शन रहा तो? हाँ, कोई रेस्ट्रिक्शन मीन जैसे? सर अभी यहाँ पे मतलब सारे एक्स के लिए, तो अगर एक्स को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया 1 या फिर -1 के उसके लिए बीच, देखना ऐसा कुछ? पड़ेगा वो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, उस एक्स के लिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है? और यस ये जो हम एक्स यहाँ पे ले रहे हैं उसके लिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1, 1 है ना? कंसेप्ट वही है, एक्स के ऊपर मान लो रेस्ट्रिक्शन भी है और बोला गया है कि उन सारे एक्स के लिए, तो हम देखेंगे उन सारे एक्स के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, एंड उन सारे एक्स के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आती है, तो उसके अकॉर्डिंगली सोचेंगे, ठीक है? तो इस कंसेप्ट को कहीं पे मार्जिन में लिख लो, अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये होना चाहिए। एंड अगर अल्फा लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, देन अल्फा शुड बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो, तो इसका आंसर आएगा ए, ये जो क्वेश्चन हमारा था,
ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 12th। ठीक है, 12th में नीचे वाला लॉग बताओ कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, बोलो। नेगेटिव। निगेटिव आएगा क्योंकि देख लो ये log 5 बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 पॉइंट समथिंग इसकी, है कि नहीं, 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1, तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10/7, मतलब ये इस लॉग के अंदर की ये जो पूरी क्वांटिटी है ये 1 से बड़ी है कि नहीं, एंड उसका बेस देखो Yes, sir. 1 से छोटा है। इस लॉग के अंदर की क्वांटिटी 1 से बड़ी है, उसका बेस 1 से छोटा, तो लॉग कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव। निगेटिव। Negative. निगेटिव वैल्यू देगा, तो अब इससे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। चेंज। Change. तो ये आ जाएगा x माइनस 8 अंडर रूट के अंदर में इंटू 2 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये अंडर रूट बताओ लेस देन 0 हो सकता है क्या, No, sir. तो ये कब पॉसिबल होगा बताओ, equal to Zero. 0. जब Zero. इक्वल टू 0 आ जाएगा तभी ये वैलिड रहेगा, क्योंकि लेस देन तो वो होगा नहीं, इक्वल टू 0 होगा तभी सेटिस्फाई हो पाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 and 2, ठीक है, x इज इक्वल टू 8 and 2। अब हमें ये भी देखना है, बीच में एंड लिखा हुआ है, एंड 2 की पावर x माइनस 3 माइनस 31 ग्रेटर देन 0, तो ये बीच में एंड है, इसका मतलब यहां से जो x आएगा एंड यहां से जो x आएगा, फाइनली दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेना है। लेकिन अब यहाँ पे देखो कितने x आ गए, 2 ही x आए हैं, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या हमें, सॉल्व करके x निकालने की, No, sir. क्या करेंगे, No, sir. Value put कर. वैल्यू पुट करके देख लेंगे, Value put. क्योंकि इंटरसेक्शन जो लेंगे, यहाँ से जो x आएगा और यहाँ से जो x आएगा उनका लेना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन जब लेंगे तो उसमें आइदर 8 या 2, इन दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों आ जाएंगे, या दोनों भी नहीं आएंगे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं आने वाला है इंटरसेक्शन में। तो इसकी वजह से सॉल्व क्यों करना है, टाइम बचाने के लिए क्या करो, डायरेक्टली पुट करके देख लो, इफ x इज इक्वल टू 2, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है क्या, हो रही है क्या इसके लिए, बताओ, 2 No, के लिए sir. No, sir. नहीं नो सर। गया। और फिर x इज इक्वल टू 8 जब पुट करेंगे तो 2 की पावर 5 माइनस 31 ग्रेटर देन 0 हो रही है क्या सेटिस्फाई, Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों को सेटिस्फाई करने वाली x की एक ही वैल्यू है, कौन सी, x इज इक्वल टू 8, क्लियर है। यस सर। यस सर। फिर उसके बाद 13 रिप्लेसमेंट वाले से, वो 3 की पावर x माइनस 4 की पावर x को किससे रिप्लेस करेंगे, Minus X. Plus X. माइनस x एक्स। प्लस 2 को किससे करेंगे, X minus 3. ए सोच समझ X plus 1. प्लस 1, X plus 1, sir. ठीक है। एंड फिर एक चीज ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, X plus 2 greater than 0. मतलब लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा, चलो ठीक है, मतलब आ गया होगा आंसर इसका। फिर उसके बाद 14 चलो देख लो अब, तो जो नए बच्चे हैं, जो नए आए हैं इसमें, तो उनको अगर मान लो नहीं समझ में आए सॉल्यूशन तो कोई दिक्कत नहीं है, हम देखेंगे क्वाड्रेटिक, लेकिन अर्ली वाले तुम तो देख लो हमारा क्वाड्रेटिक हो चुका है। तो सबसे पहले ये बताओ, अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। अब जाके वो डिफाइन होगा, है कि नहीं, अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तब जाके वो डिफाइन होगा।
तो ये देख लो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर में ये जो लॉग के अंदर लॉग है इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू r, सारे x के लिए डिफाइन होना चाहिए। तो ये देख लो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे कि अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी आ जाए, पॉजिटिव, तभी तो वो अंडर रूट डिफाइन होगा। और ये जो डिफाइन होना चाहिए वो सारे x के लिए, फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखो सबसे पहले बाहर वाला लॉग जाएगा, तो ये बताओ ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। देन ये वाला लॉग जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, एंड ये वाला जब लॉग जाएगा 8 2 की पावर 3, और इस 8 को इधर भेज देना, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। तो क्वाड्रेटिक का कोई कंसेप्ट याद आया क्या? सारे x के लिए ये x में जो पॉलिनोमियल बन रहा है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कौन सा ग्राफ? अपवर्ड टच करता हुआ या तो कंप्लीटली अबव, क्योंकि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है कि नहीं? तो ये पॉसिबिलिटी, तो इसमें डी बताओ कैसा रहेगा? लेस देन इक्वल टू 0। बस इसका डी लेस देन और इक्वल टू 0 करके हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। सारे x के लिए पहले तो वो अंडर रूट डिफाइन, तो उसके अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करते गए, लॉग हटाते गए, तो x में क्वाड्रेटिक बन गया, एंड वो मतलब एक इनइक्वलिटी के फॉर्म में मिल गया हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और सारे x के लिए। तो ये दो ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसके लिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है, तो उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। अब बस इसका d कैसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0, और उसको सॉल्व कर लो। चलो ठीक है, फिर उसके बाद 15 बन गया 15। यस सर। चलो बढ़िया है। ठीक है, तो कोई डाउट रह गया है? FOM1 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 अच्छे क्वेश्चन थे ये 2-3 लास्ट के, मतलब ये 11th वाला एक नया कंसेप्ट था। फिर उसके बाद 14th में लॉग एंड क्वाड्रेटिक को कैसे मिक्स करके दिया गया है वो है। 15 भी बढ़िया ही है, उसको जब तुम फैक्टराइज करोगे तो मिल जाती है चीजें, क्या करना है एक्चुअल में उसमें वो दिख जाता है। चलो ठीक है, या वैल्यू पुट करके देखा है? सर फैक्टराइज किया है। सर हाँ। सॉल्व किया है सर। सॉल्व किया है ना? जब घर पे करोगे ना तो सॉल्व करके ही करना है। एग्जाम में वो वैल्यू पुट करके देख सकते हो अगर टाइम नहीं बचा हुआ है तो। हाँ, एग्जाम में क्वाड्रेटिक आने वाला है, अब वो पता नहीं कितना आएगा, वो एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। क्वाड्रेटिक बोला गया है बस, जैसे बाकी इसमें तो सब टॉपिक्स लिख के दिए हैं, मैथ्स में तो सिर्फ FOM1 एंड क्वाड्रेटिक। ठीक, और क्वाड्रेटिक का हमारा तो सब कुछ हो चुका है, बस डिस्कशन बाकी है, तो वो भी आज रखने वाला हूँ मैं डिस्कशन शाम को, तो वो कंप्लीट कर लेंगे, एंड FOM1 का भी डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे, मतलब दोनों टॉपिक सैटरडे तक विद डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एंड बाकी बच्चे Yes. जो नए बच्चे इसमें, तो उनके लिए वो टेस्ट रहेगी जो मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, उन लोगों को जो अभी टेस्ट होने वाली है, जो स्वप्निल सर ने आज ग्रुप पे डाला है, वो देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज का डिस्कशन रहेगा हमारा 7:30 to 8:30। उसमें हम क्वाड्रेटिक जितना भी हो पाएगा उतना कंप्लीट कर लेंगे। मेरे ख्याल से वहां पे हम पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं ना, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2।
यस सर, थोड़े बाकी थे लास्ट हाँ 2-4 क्वेश्चन बाकी होंगे, तो वो उतना देख के फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। एंड बाकी अब तुम लोग FOM1 की भी मॉड्यूल पूरी लगाओ। सीक्वेंस सीरीज का होमवर्क नहीं दूंगा मैं इस सैटरडे तक, तो FOM1 की भी मॉड्यूल पूरी लगाओ। हाँ HLP भी, FOM1 में HLP है क्या? लेकिन नहीं है, उसमें नहीं है, ठीक है। उसमें तो एक्सरसाइज 3 तक ही है FOM1 में, बाकी क्वाड्रेटिक और आगे वाले टॉपिक्स के लिए HLP है, तो वो भी लगा के रख लेना, वो भी डिस्कस कर लेंगे। आज कितना थर्सडे है ना, हो जाएगा तब तक। अब इसमें क्या ही बचा है, पार्ट 2 बचा है, उसमें के भी कुछ क्वेश्चंस, अच्छा 4 ही डिस्कस हो चुके हैं हमारे, तो पार्ट 2 और ये कंप्लीट कर लो, पार्ट 3, ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब सीक्वेंस सीरीज में। सर हाँ सर क्वाड्रेटिक का क्या डिस्कशन है? क्वाड्रेटिक में एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जितना भी होगा 1 घंटे में उतना, ठीक है। ओके सर। ऐसे मेरे ख्याल से पूरा क्वाड्रेटिक तो नहीं होगा वहां पे, कुछ ना कुछ उसका पार्ट ही आएगा, लेकिन हम पूरा पढ़ चुके तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आने दो अब। तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा था सीक्वेंस सीरीज का? Sir, find the sum of all 3 natural numbers which on division by 7 leaves remainder 3. विच ऑन डिवीजन बाय 7 लीव्स द रिमाइंडर 3, ठीक है। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अब, बस 1 मिनट। ठीक है, तो लिखो इसमें क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इफ A1 A2 A3 up to AN are in AP and A1 plus A2 A4 plus A7 up to A16 is equal to 114, then A1 plus A6 plus A11 प्लस A16 ये कितना आएगा, ये निकालना है। A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 ये कितना आएगा वो बताना है। तो देखो सर वो A7 के बाद A16 तक सारे ही लेने हैं क्या? सारे लेने हैं जिनमें 3-3 का गैप है, 1 4 7 10 13 16 ऐसे, वरना लिख ही लो, बीच में 2 ही तो बचे हुए हैं। A10 प्लस A13 इनका सम 114 है, तो इसका सम बताना है कितना आएगा। फिर इसके बाद if A1 A2 A3 up to AN are in AP with common difference D,
then find सही है कौशल अभिषेक। हाँ सही है यश। तनिषा गलत हो गया, कुछ तो मिस्टेक हुई है, कैलकुलेशन मिस्टेक देख लो। हाँ सही है अभिषेक सेकंड। तनिषा आप सही आया पहले का। बाकी लोग जल्दी से करो। पहला और किसी का नहीं आया क्या? हाँ सही है ईशा पहला। सही है अथर। आशीष ओजस सही है। नहीं यश, एक बार देख लो कुछ मिस कर रहे हो तुम। नहीं अनुष्का मिस्टेक हो गई है। माइनस या प्लस वो एक बार देख लो। कौशल चलो पहला देखो, बहुत लेट कर दिया आर्या। ठीक है तो पहला देख लो, इसमें A1 A2 A3 ये सारे AP में है। एंड हमें A1 प्लस A4 प्लस A7 A10 A13 A16 का सम गिवन है 114। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, अब इनकी फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D एज्यूम कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म A A and common difference D, ये एज्यूम कर लिया। ठीक है हाँ अब अनुष्का सही है पहले का। एंड यहाँ पे देख लो हमें क्या चाहिए था वो भी एक बार लिख लेते हैं, फिर आइडिया लग जाएगी।
हमें चाहिए था A1 प्लस A6 प्लस A कितना है A13 प्लस एक मिनट A11 प्लस A16 ये चाहिए था, ठीक है नहीं, A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16, हाँ A16 ये चाहिए था। तो A1 मीन्स तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म, A6 मीन्स क्या आएगा बताओ, A प्लस 5D A plus 5D. ये आ जाएगा A प्लस 10D एंड ये आ जाएगा A प्लस 15D। ये हमें चाहिए, मतलब वो A कितनी बार ऐड हो रहा है, 4 बार, एंड ये 15 प्लस मीन्स ये 30D। तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो इसको रख लेते साइड में। ये अब हमें जो गिवन है उसकी हेल्प लेते हैं। जो गिवन है वो है A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A13 प्लस A16 इज इक्वल टू 114। ये हमें गिवन था। तो यहाँ पे बताओ ये जो टर्म्स हम ले रहे हैं क्या ये भी एपी में ही है क्या, ये छह के 6 टर्म्स बोलो, Yes, sir. sir. उनका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 3D, sir. आएगा, ये दिख रहा है क्लियर, ये A1 A4 A7 A10 A13 एंड A16 ये भी एपी में ही आएंगे। इसको हम से अलग निकालते हैं ना, उस एपी में से अलग निकाल के अगर एक सीक्वेंस बनाते हैं तो ये भी एक एपी बनेगी, उसमें कॉमन डिफरेंस 3D रहेगा, क्योंकि ये आएगा ये A प्लस 3D A प्लस 6D A प्लस 9D। तो देख लो वो डिफरेंस 3D का है, तो इसका सम अगर लिखना है तो टोटल टर्म्स कितने 6/2। फर्स्ट टर्म A1 है, इसका मतलब A, लास्ट टर्म A16 है, इसका मतलब A प्लस 15D। ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, बोलो। Yes, sir. तो ये 3 और यहाँ पे बचा हुआ है 2A प्लस 15D इज इक्वल टू 114। तो देखो यहाँ पे ये 2A प्लस 15D आ जाता है 3 से, जब इसको डिवाइड करेंगे, जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 38 आ जाता है। तो ये हमें मिल गया, ये फर्स्ट है जो हमें चाहिए था, और ये सेकंड मिला है हमें 38, 2A प्लस 15D 38 मिला है। तो ये देख लो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर में वही है ना 2A प्लस 13D, इसको लैम्डा ले लेते, इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, तो लैम्डा इज इक्वल टू ये है, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पहले ये लिख लेना जो हमें चाहिए था। उससे क्या होता है कि हमें एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन में उसकी आइडिया लगती है, फिर जो गिवन डाटा है उसकी हेल्प ले रहे हैं, वहां से ये मिला। तो अब क्लियरली दिख गया कि इन दोनों की हेल्प से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू 38 आ जाएगा, तो 76। ये क्लियर है सभी लोगों को, बताओ। Yes, sir. ए एंड डी अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं थी, ए एंड डी में एक रिलेशन मिल गया, उसी की हेल्प से जो पूछा गया है उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ए एंड डी सेपरेट निकालने के लिए नहीं जाना था। हाँ सही है, वो जस्ट सेकंड का, यश सही है सेकंड का। सभी लोगों को क्लियर है अब ये, ऐसे क्वेश्चन Yes. भी बनते हैं। अभी हमने जो पहला या दूसरा क्वेश्चन देखा था उसमें ए एंड डी सेपरेट सेपरेट निकल रहे थे, क्योंकि ए एंड डी में 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन मिले थे, लेकिन यहाँ पे ए एंड डी में एक ही रिलेशन मिला है, उसको अलग अलग नहीं निकाल सकते, उसके लिए और डाटा गिवन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो इसी डाटा में से जो पूछा गया उसका आंसर निकालना है, तो वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। सर आप एक सेकंड वो क्वेश्चन नंबर 2 बता सकते हो? ये लो क्वेश्चन नंबर 2। ये इस तरीके का क्वेश्चन में क्या करते हैं हम हमेशा, जब भी ऐसी चीजें दिखती है तो रैशनलाइज तो करो और बताओ। एक क्वेश्चन हम डीपीपी में कर चुके हैं, डीपीपी नंबर A1 या A2 में, वहां पे 1 प्लस √2 √2 प्लस √3 आ रहा था।
हाँ ऐसे भी जा सकते हो कौशल, A16 प्लस A1 A11 प्लस A6, लेकिन अभी प्रॉपर्टी नहीं बताई ना मैंने तो बस जितना अभी हमने फॉर्मूले देखे उसी के बेसिस पे कर रहे हैं। तो उससे अगर जाएंगे तो इसी तरीके से, ठीक है। जब हम आगे प्रॉपर्टीज देखेंगे फिर ये बता दूंगा। तो चलो सेकंड भी देख लो। सेकंड में रैशनलाइज करना ही है। आर्या नहीं, गलत आया है, कॉमन डिफरेंस डी लिया है। तो रूट an माइनस रूट a1, तो पहले वाले को रैशनलाइज करेंगे तो हमें रूट a2 माइनस रूट a1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो नीचे में क्या बन जाएगा, a2 माइनस a1 है क्या नहीं, क्योंकि रूट a2 प्लस रूट a1 इंटू रूट a2 माइनस रूट a1, a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्म है, तो वहां से a2 माइनस a1 मिलेगा। सेम आगे वाले में रूट a3 माइनस रूट a2 और नीचे में मिल जाएगा a3 माइनस a2। ऐसे ही रूट a4 माइनस रूट a3 और नीचे में आ जाएगा a4 माइनस a3 एंड लास्ट में रूट an माइनस 1 अपॉन an माइनस 1। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये a1 a2 a3 ये सारे AP में है जिनका कॉमन डिफरेंस D है। तो तुम बताओ a2 माइनस a1 कितना आएगा? सर सबका डिनोमिनेटर सेम ही होगा, है ना, D आएगा। a3 माइनस a2 भी D ही आएगा, है ना। ईच सक्सेसिव टर्म में से प्रेसिडिंग टर्म को माइनस करेंगे तो हमें D मिलने वाला है, क्योंकि AP की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम प्रेसिडिंग टर्म में फिक्स कांस्टेंट ऐड करते हैं तो हमें सक्सेसिव टर्म मिलती है। तो सक्सेसिव में से प्रेसिडिंग को माइनस करो तो कॉमन डिफरेंस ही मिलेगा। तो वैसे यहाँ पे डी तो सबका डिनोमिनेटर डी है। एंड ऊपर वाले टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या बचता है, ये देखो a2 गया, a3 गया। तो इस तरीके से अगर इसका ये सेकंड बच रहा है तो लास्ट वाले का फर्स्ट बचेगा। तो बच जाएगा रूट an माइनस रूट a1 अपॉन डी। सब डी आने वाले हैं डिनोमिनेटर में, और ऊपर वाले को जब ऐड करेंगे तो ऊपर में ये बचता है। तो देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड फाइनल आंसर बचेगा 1/d। क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। डिनोमिनेटर में जो डी है वो सारे 1 है, डी है। हो गया? Yes, sir. चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें गिवन है, लिखो a1 a2 a3 up to an are in AP, and Sn is equal to, Sn means as sum of first 10 terms of AP, first n terms of AP is equal to 15n plus n into n minus 7 upon 2 into A।
where a is constant, then find D of an AP in terms of A. Then find D of an AP in terms of A. आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करो तो। क्या आ रहा है? हाँ सही है यश। आर्या गड़बड़ कर दी तुमने कुछ तो। कॉमन डिफरेंस चाहिए डी। जो तुमने निकाला है वो क्या है, एक बार उसको अच्छे से देख लो। अब सही है आर्या। नहीं मल्हार, गलत है। थोड़ा सा सोचो। एसएन मतलब होता है फर्स्ट एन टर्म्स का सम। A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN का सम, ये एसएन होता है। और किसी का नहीं आ रहा है क्या? सॉल्व करो। हाँ सही है ओम। कैसे किया बता सकते हो ओम? सर हाँ, वो एसएन का फॉर्मूले से हम उसको इक्वेट करेंगे। ना ऐसे तो चलो वो तो हो जाएगा, लेकिन कोई और बताओ। S1 मीन्स किसके इक्वल आएगा बताओ? A1 A1 A1। तो n की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50 माइनस 3A है कि नहीं? ये फर्स्ट। NH2 मतलब किसके इक्वल होगा बताओ? A1 A प्लस तो गलती है ना, ये बहुत सारे लोगों ने किया है। H2 मतलब A2 ले लिया। H2 मतलब फर्स्ट टू टर्म्स का सम आएगा ना, तो A1 प्लस A2, तो ये 100 और ये 2 ले लिया तो ये -5A। तो ये A1 प्लस A2 ये आ रहा है, तो यहाँ से A2 कितना आ जाएगा? ये A1 तो हमारे पास है, उसको जब उधर भेज देंगे तो वो आ जाएगा 50 माइनस 2A।
क्या ये क्लियर है? बताओ। यस सर। यस A1 सर। मिल गया, S2 मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2 होता है, वहां से A2 भी मिल जाएगा, ठीक है। और A2 माइनस A1 किसके इक्वल रहेगा? कॉमन D। डिफरेंस डी। देख लो, A2 माइनस A1 करेंगे तो वो कैपिटल A के इक्वल आएगा, तो D इज इक्वल टू कैपिटल। क्लियर? ऐसे S3 तक भी जा सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो ध्यान रखना। कोई डाउट किसी को इसमें? सर आप नेक्स्ट स्लाइड बता सकते हो क्या? उसके बाद सेम इसी मतलब इसी कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है अब, लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीके से करना है। या तो ऐसे भी जा सकते हो, ASN SN इज इक्वल टू है 2n स्क्वायर प्लस 2n, सिर्फ इतना है। देन फाइंड 50th टर्म ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पे सीक्वेंस कौन सी है मेंशन करके दिया गया क्या? नो सर। नो सर। नहीं दिया गया है, लेकिन हम तब भी बता सकते हैं जो SN गिवन है उसके थ्रू। जो AP बनती है उसमें बताओ तुम, SN n में कितने डिग्री का होता है? सर ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है क्या? अरे नहीं रे, ये बताओ SN का फॉर्मूला क्या है? n/2 AP के लिए, फॉर AP 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे बताओ कितने डिग्री का है ये पॉलिनोमियल n में? SN इज इक्वल टू कितने डिग्री का बनेगा ये SN? 2 degree। 2 डिग्री का 2 डिग्री। ना, ये SN बनेगा 2 डिग्री का। तो ध्यान रखना, जब भी SN 2 डिग्री का गिवन है n में, तो वो सीक्वेंस क्या होती है? AP। AP, वो सीक्वेंस AP होती है। फिर उसके बाद ये बताओ TN कितने डिग्री का आएगा? TN 1। 1 1 डिग्री डिग्री। का, n में 1 डिग्री का आएगा, तो ध्यान रखना जब भी TN n में 1 डिग्री का रहेगा तो वो सीक्वेंस AP रहेगी। TN बहुत सारे सीक्वेंसेस के लिए निकलता है, जनरल टर्म हर एक सीक्वेंस की निकलती है, लेकिन अगर वो n में 1 डिग्री का रहेगा तो वो सीक्वेंस क्या रहेगी? AP। ये ध्यान AP। रखना, ठीक है। और SN अगर 2 डिग्री का रहेगा तो वो सीक्वेंस रहेगी AP, ठीक है। इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये जो अभी SN गिवन है वो कौन से सीक्वेंस का है? AP का। एपी AP। सीक्वेंस। SN इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 2n, तो ये यहां से है AP, बिकॉज SN 2 डिग्री का है। अब उसके बाद S1 निकालेंगे, ये तो तरीका है ही, वैल्यूज पुट करके S1 मीन्स A1 निकलेगा, तो वो कितना आ जाएगा 4, एंड S2 जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा? सर उससे डिफरेंस निकाल सकते हैं। 12। डिफरेंस निकलेगा, है कि नहीं? तो ये देख लो S2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 A1 प्लस A2, तो वो आने वाला है 4 2 तो 12। तो यहाँ से A2 बताओ कितना है? 8, है कि नहीं? A2 8 आ गया, तो A2 8 आ गया, तो डिफरेंस कितना आ गया? 4।
4 4 आ गया। देखो फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 50 नंबर की टर्म T50 क्या आ जाएगी? 4 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 4 दैट इज 4 प्लस 49 इंटू 4, तो यहां से ये 200। ये एक तरीका है इसको निकालने का। लेकिन मान लो अगर हम वहां पे एपी आइडेंटिफाई, वो एपी नहीं है तो क्या करें? अब वो एपी नहीं है तो क्या करना है? ये जो रिलेशन है, मेथड 2 बहुत आगे चलेगा लगता है, ये Tn इज इक्वल टू मेथड 2 में भी लिख लेना, ये सारे सीक्वेंसेस के लिए वैलिड है, चाहे वो एपी रहे, चाहे जीपी रहे, चाहे एचपी, या चाहे कोई भी सीक्वेंस रहे, उसके लिए ये वैलिड है। Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1। तो ये देख लो, पहले Tn निकाल लेंगे तो वो Tn कितना आएगा? 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस, अब Sn माइनस 1 निकालना है, Sn हमारे पास था तो उसमें n की जगह पे n माइनस 1 पुट कर देंगे। तो यहां से जब Tn निकला तो 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2 इंटू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2। तो ये देखो यहाँ पे 2n स्क्वायर गया, 2n गया, फिर ये आ जाएगा 4n आएगा, और ये माइनस 2 प्लस 2 तो वो भी गया, मीन्स Tn इज इक्वल टू 4n। अब उसके बाद T50 चाहिए था, तो यहाँ से वो आ जाएगा 200। इस तरीके से भी जा सकते हो। क्लियर है? yes sir, yes sir, तो दोनों है। जब एपी नहीं पता चलेगी तो फिर इससे जाना है, ये सारे सीक्वेंसेस के लिए होल्ड करेगा। लेकिन अगर दिख रहा है एपी है तो तुरंत ही फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, फटाक से आंसर लिख दिया। चलो ठीक है, आज शाम को 7:30 to 8:30 क्वाड्रेटिक का डिस्कशन होगा। ठीक है, जिन्होंने भी नहीं किया हुआ है एक बार कंप्लीट करके रख लेना। ठीक है, आज के इसमें किसी को कोई डाउट? no sir, no sir, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। thank you sir, bye sir। बाय बाय।